हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट होता क्या है? सॉलिड स्टेट जो है वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की। ठीक है। तो इससे पहले जानने से पहले कि सॉलिड स्टेट में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें मैटर कितने टाइप्स का होता है। तो जो मैटर होता है हमारा उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सॉलिड्स, दूसरा होता है लिक्विड्स एंड थर्ड इज गैसेस। ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास सॉलिड के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है अमॉर्फस। ठीक है। जो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ मेन करके एग्जाम में पूछी जाती हैं। फर्स्ट है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसा? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जबकि जो अमॉर्फस होते हैं इनके दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। अब क्या है कि अगर इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स है तो इनका जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है वो क्यों होगा? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। और जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड होता है दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। अब ये हमारे जो होते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये ऑर्डर्ड होते हैं। पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है एटम्स या मॉलिक्यूल का। जैसे कि एक ही स्ट्रक्चर सेम रिपीट होता है बार बार। सपोज ये देखो, इसमें हमारा जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स है ये एक ऑर्डर्ड है। ठीक है। इसको हम लिखेंगे दीज आर ऑर्डर्ड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है। जबकि ये ऑर्डर्ड नहीं होंगे, ये रैंडम होंगे। ठीक है। कहीं भी कोई सा भी। सो दीज हैव रैंडम अरेंजमेंट। अब एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जो डायमंड होता है हमारे पास या फिर हमारे पास मेटल्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आते हैं। अदरवाइज़ अगर हम देखें जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स या पॉलीमर्स जिसको कहते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर आता है आपका पॉलीमर्स, ग्लास। दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है। अभी इसी कड़ी में आगे चलते हुए देखेंगे कि अब लैटिस हमारे पास होता है क्योंकि बहुत सारी लैटिसेस होते हैं। इनमें हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में बहुत सारे लैटिसेस पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो लैटिस होते हैं, ठीक है, एक्चुअली लैटिस होता क्या है? ये लैटिस पॉइंट क्या होता है? जो इमेजिनरी पॉइंट होगा स्पेस में, इमेजिनरी पॉइंट स्पेस जो कि पीरियोडिकली अरेंज्ड है किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के अराउंड या उसके अबाउट, तो उसे हम क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट्स। और ऐसी अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? एज नोन एज लैटिस। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखते हैं अब लैटिस होता क्या है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने भी बताया कि द लैटिस द इमेजिनरी पॉइंट इन स्पेस, जो भी इमेजिनरी पॉइंट्स हम स्पेस में इमेजिन करते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो इमेजिन करें। ठीक है। तो इमेजिनरी पॉइंट्स इन स्पेस विच आर पीरियोडिकली अरेंज, उनके अंदर पीरियोडिक अरेंजमेंट होनी चाहिए। एंड अबाउट विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर लोकेटेड आर लैटिस पॉइंट्स, उन्हें क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट्स कहेंगे। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज लैटिस। ठीक है। अभी देखेंगे हम इसी तरह से आता है हमारे पास स्पेस लैटिस। ठीक है। तो स्पेस लैटिस क्या है? द फाइनाइट एरे ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन स्पेस इन 3D। जब 3D की बात करते हैं और वहाँ पर अगर फाइनाइट एरे ऑफ लैटिस पॉइंट्स हो स्पेस में तो उसे और उस आइडेंटिकल एनवायरनमेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। ठीक है। अभी हम बात करें बेसिस। ठीक है, कि बेसिस क्या होता है? तो ऐसे एटम, द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स दैट इज अटैच्ड आइडेंटिकली टू ईच लैटिस पॉइंट। ठीक है, हर एक लैटिस पॉइंट से आइडेंटिकली अटैच्ड होंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम कुछ भी
इमेजिनरी एटम्स ले रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, तो ये हमारे क्या बनेगा, लैटिस। लेकिन जब हम इनको एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, हमारा बेसिस बनता है। ये हमारा क्या है, बेसिस, ठीक है, दिस इज बेसिस। जैसे सपोज दिस इज माई Na प्लस, दैट इज सोडियम, और ये है क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ा, इन दोनों को हमने जोड़ा, तो क्या बन गया, इन दोनों की हेल्प से हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बन जाएगा, एक 2 बेसिस बन जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ आया। अभी अगर हम बात करें यूनिट सेल की, किसकी बात करते हैं, यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट, एक सबसे छोटी ज्योमेट्रिकल फिगर होगी जिसकी बार बार रिपीटिशन से, अगर 3D में कोई हमें उसको बार बार, जैसे जैसे बार बार उसी स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर को जब हम रिपीट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। सपोज मेरे पास एक लैटिस है कुछ इस तरह का, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसकी बार बार रिपीटिशन करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, एक यूनिट सेल बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसकी को दोबारा फिर से, ठीक है, तो बार बार रिपीटिशन से एक वो पीरियोडिकली अरेंज्ड होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल। यूनिट सेल में भी हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इसमें भी जब हम बात करेंगे, अब इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये जो रिलेटेड है ये हमारा थोड़ा सा ट्रांसलेशनल वेक्टर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ट्रांसलेशनल वेक्टर्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो वैसे अगर अभी मैं अभी के लिए बता दूं तो जो हमारे प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, अगर इनका इंटीजर टाइप, ठीक है, न्यूमेरिकल होता है, मतलब कि नॉन फ्रैक्शन होता है, जब भी नॉन फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है, एक कंप्लीट इंटीजर होगा तो हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। और जब नॉन इंटीजर होगा, यानी कि वो कुछ फ्रैक्शन में भी होगा उसकी वैल्यू ट्रांसलेशन वेक्टर में, ठीक है, तब हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास सपोज मेरे पास एक ये यूनिट सेल है, ठीक है, एक ये यूनिट सेल है, तो इसके अंदर अगर कोई एटम नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सिर्फ बॉर्डर पे और बाउंड्री पे है, तो तब भी हम इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल ही बोलेंगे, ठीक है। और सपोज मेरा नेक्स्ट जो सेल है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक एटम, ठीक है, या एक लैटिस पॉइंट जो है वो इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव, ठीक। और हाँ, एक चीज़ और कि सारे प्रिमिटिव सेल्स, ऑल प्रिमिटिव सेल्स आर यूनिट सेल्स। सभी प्रिमिटिव सेल्स को हम यूनिट सेल्स बोलेंगे, बट ऑल यूनिट सेल्स आर नॉट प्रिमिटिव। सभी प्रिमिटिव सेल्स यूनिट सेल्स कहलाएंगे, पर हर यूनिट सेल प्रिमिटिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक बात करी, अब बात करते हैं कि क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स होते क्या हैं। अभी तक जैसे बात करी कि जो इमेजिनरी पॉइंट स्पेस में होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट्स कहेंगे। जब बात करेंगे कि आइडियल क्रिस्टल इज़ अ बॉडी, आइडियल क्रिस्टल है क्या, आइडियल क्रिस्टल इज़ अ बॉडी कंपोज्ड ऑफ एटम्स अरेंज्ड इट ऑन अ लैटिस डिफाइंड बाय 3 फंडामेंटल वेक्टर्स, जैसे ए, बी और सी वेक्टर्स, such that the atomic arrangement when viewed from any point R, जब किसी भी पॉइंट R से उसकी अरेंजमेंट को हम व्यू करें तो हमें बिल्कुल सेम नज़र आए जब किसी R डैश से भी उसे हम देखें या उसको व्यू करें, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे इसका फिगर बनेगी। तो यहाँ पर अब मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि एन आइडियल क्रिस्टल,
ideal crystal on a lattice defined by 3 fundamental vectors, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C। ठीक है, इसमें हमारे 3 वेक्टर्स डिफाइंड होंगे। अगर 2D के लिए है तो सिर्फ वेक्टर A, वेक्टर B डिफाइंड होगा, और अगर 3D की बात करेंगे तो वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C तीनों ही डिफाइंड होंगे। ठीक है, तो सच दैट द एटॉमिक अरेंजमेंट व्हेन व्यूड फ्रॉम R वेक्टर अपीयर्स सेम एज फ्रॉम द पॉइंट R डैश वेक्टर। तो अगर हम सपोज करें, ठीक है, दिस इज़ माई वेक्टर B एंड दिस इज़ माई वेक्टर A। ठीक है, और अब मैं बात करती हूँ जैसे कि, ठीक है, इसको मैं मान लूँ मेरा ये R डैश है। ठीक है, एंड दिस इज़ माई R वेक्टर। तो अब जब मुझे इसका ट्रांसलेशनल वेक्टर निकालना होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T वेक्टर से, तो अब क्या निकलेगा हमारे, अगर 2D की बात करते हैं तो A और B, तो अब अभी अगर मैं सिर्फ 2D की बात करूँ, ठीक है, तो 2D में जब निकालना होगा तो मैं A और B में के रिस्पेक्ट में ही सारा काम करूँगी। तो A और B के रिस्पेक्ट में जब काम करेंगे, ठीक है, तो इसको मैं मानती हूँ कि अब अगर मेरा वेक्टर B है और ये मैं अपना बनाती हूँ वेक्टर A। ठीक है, तो जब मैं R डैश से बात करूँ तब भी सेम रहे और R से बात करूँ तब भी सेम रहे, तो इसका जो ट्रांसलेशनल वेक्टर निकलेगा दैट विल बी N1A वेक्टर प्लस N2B वेक्टर। ठीक है, ये होगा हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर किसके लिए, फॉर 2D, मतलब 2 डायमेंशनल लैटिस के लिए। और जब मैं R डैश निकालूंगी तो R डैश मेरा क्या निकलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस R डैश विल बी R प्लस T। ठीक है, R ये, ठीक है, और T ट्रांसलेशन वेक्टर जो निकला। तो अगर मैं ट्रांसलेशन वेक्टर की जगह इसकी जगह मैं ये पुट कर दूँ, ठीक है, तो मेरा R डैश क्या हो जाएगा, R डैश विल बी R वेक्टर प्लस N1A वेक्टर एंड N2B वेक्टर। ठीक है, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, ठीक है, तो जहाँ पर जो मेरे N1 एंड N2 क्या है, आर्बिट्रेरी इंटीजर्स। चलो यहाँ पे लिख भी देते हैं, N1 एंड N2 आर आर्बिट्रेरी इंटीजर्स। ठीक है, और जो T है हमारा, इसको भी लिख देते हैं ट्रांसलेशनल ऑपरेशन या फिर और क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर। क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो अब जो T निकलेगा मेरा वो हो जाएगा N1A वेक्टर, N2B वेक्टर एंड N3C वेक्टर फॉर व्हाट। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन वाला, बट ये निकलेगा किसके लिए, दिस विल बी फॉर 3D, जब मुझे 3D में निकालना होगा। अब अगर मैं समअप करूँ, ठीक है, समअप करें इन द सेंस कि 1D में कैसा होगा, 2D में कैसा होगा और 3D में कैसा होगा। तो इसके लिए हमारे पास ये लैटिस पॉइंट्स हैं। ठीक है, 1D के लिए बना रहे हैं, 2D के लिए भी बना लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं 1D के लिए जब बात करेंगे, ठीक है, तो जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा, अब जब 1D के लिए बात करेंगे तो सिर्फ हम एक ही मतलब A में ही हम बात करेंगे। जब 2D के लिए बात करेंगे तो A और B वेक्टर दोनों की बात करेंगे, और 3D में A B C तीनों की बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बोला। ठीक है, तो हमारा 1 डायमेंशन होगा 1D। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल वेक्टर अगर मैं निकालूँ तो N1A वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इफ़ आई टॉक ऑफ दिस इज़ फॉर 1D। ठीक है, एंड यहाँ पर हम बात करेंगे 2D की। ठीक है, तो 2D में हमारे पास 2 वेक्टर्स की यूज़ की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, A वेक्टर भी होएगा हमारे पास और B वेक्टर भी होगा। ठीक, तो इसमें जो ट्रांसलेशनल वेक्टर निकलेगा दैट विल बी N1A कैप N2B कैप। 3D की किस तरह से बात कर सकते हैं, 3D की बात कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड। अब हम यहाँ पर एक ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसमें मैं ले रही हूँ A वेक्टर, वाई एक्सिस इसमें ले रहे हैं B वेक्टर, और जेड एक्सिस इसमें हम ले रहे हैं C वेक्टर। तो इसमें जो हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर निकलेगा दैट विल बी N1A कैप N2B कैप
एंड N3 C कैप। समझ आ गया? तो ये हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर निकलेगा 3D के लिए, ठीक है। ये होगा हमारे लिए 2D के लिए और ये होगा हमारा 1D के लिए। इसी में ही जब हम ट्रांसलेशन वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा पूरा है। अब आगे हम ब्राविस लैटिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि ब्राविस लैटिस क्या है। ब्राविस लैटिस में भी हमारे पास 2 डायमेंशन में हम बात करते हैं, 3 डायमेंशन में बात करते हैं। जब 2 डायमेंशन में देखते हैं तो हमारे पास 5 टाइप्स के ब्राविस लैटिस होते हैं और 3 डायमेंशन में हमारे पास 14 टाइप्स के ब्राविस लैटिसेस होते हैं। तो चलिए उनकी मैं इसमें अटैचमेंट डाल दूँगी, बाकी हम आगे का करते हैं। देखो, अब अगर हम बात करें यूनिट सेल की, तो जैसे कि हमें पता है कि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्पेस लैटिस का, जिसकी रिपीटेशन से एक कंप्लीट लैटिस बन जाता है, ठीक है। तो लेट्स राइट इट्स डेफिनेशन ऑल्सो। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ space lattice which on repetition forms complete lattice, जिसकी बार बार रिपीटिशन से कंप्लीट यूनिट सेल बन जाता है। अच्छा, अभी हमने यूनिट सेल की तो बात करी, लेकिन कितने टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं? क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना सिर्फ यूनिट सेल पढ़ लिया तो दैट इज़ एनफ। नो, दैट इज़ नॉट एनफ। इसके हमें टाइप्स भी पढ़ने होते हैं, लेकिन इसके टाइप्स हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ सिंपल क्यूबिक, SC जिसे बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सिंपल क्यूबिक। फिर आता है हमारे पास FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, देन BCC, बॉडी सेंटर्ड, ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। अब जो सिंपल क्यूबिक होता है उसकी फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं। तो हियर इज़ द फिगर फॉर सिंपल क्यूबिक। अब इसमें जो एटम्स होते हैं वो हमारे 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8th, ठीक है। अ क्यूब हैज़ 8 कॉर्नर्स, सो इसके 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होते हैं। फिर हम अगर बात करते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसका जो इफ़ेक्टिव एटम है या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये हमारा एक पर यूनिट सेल है, पूरा एक यूनिट सेल है। इसमें अगर हम इफ़ेक्टिवली देखें कि एक एटम में कितने एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं इफ़ेक्टिवली, ठीक है। तो अगर इससे हम देखें तो इससे अगर ऊपर देखें तो एक और सिमिलर टाइप का जो यूनिट सेल होगा वो अटैच्ड होगा, ठीक है। इस फेस पर देखें, यहाँ भी अटैच्ड होगा इधर। तो इन टोटल हमारे 8 एटम्स होते हैं, 8 यूनिट सेल्स होते हैं जो इससे अटैच्ड होते हैं। तो हर एक जो एटम होता है 1/8 पार्ट होता है उसका, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8, ठीक है। और हमारे पास कितने यूनिट सेल है? हमारे पास 1 है, लेकिन हर एक यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 8 है। तो उसका क्या करेगा? 1/8 एटम हर कोई शेयर करेगा। दिस विल ऑल्सो शेयर 1/8, दिस विल ऑल्सो, इवन ईच एटम विल शेयर 1/8 पार्ट ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। अभी अगर हम बात करें कि जो नियरेस्ट नेबर्स होंगे वो कैसे होंगे। नियरेस्ट नेबर्स, इसके देखो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, या फिर नियरेस्ट नेबर है वो उसके 6 होते हैं, ठीक है। नियरेस्ट आर 6, ठीक है। इसके जो नियरेस्ट नेबर्स हैं वो 6 हैं। कौन कौन से होंगे, ठीक है, आप एक बार लिखिए, +A 0 0, -A 0 0, 0 + A 0, 0 - A 0, 0 0 + A and 0 0 - A. These are the nearest neighbors and these are 6 in counting, 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। सो एज द कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, जितने नियरेस्ट नेबर्स होते हैं वही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए देर आर 6 इक्विडिस्टेंस नियरेस्ट नेबर्स। ये तो है हमारे नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। जब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द सेकंड नियरेस्ट नेबर्स, तो सेकंड नियरेस्ट नंबर्स इसमें होते हैं 12, ठीक है। सेकंड
नियरेस्ट नेबर्स आर 12, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे होते हैं? दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √2a, ठीक है। √2a की डिस्टेंस है, उसमें हमारे 12 सेकेंड नेबर्स मिलेंगे, ठीक है। लेट्स टॉक ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो अगर हम बना लें कि इस तरह, अभी हमने तो इसमें इस तरह से बनाया है कि दे आर फार अवे, बट एक्चुअली दे आर नॉट फार अवे, कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। और हर एक की हम जो डायमेंशन ले लें, ठीक है, दिस इज़ ए, दिस इज़ ऑल्सो ए, दिस इज़ ऑल्सो ए, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम निकालने को कहूँ तो ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है। बेस इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज़ ए क्यूब, ठीक है। तो अगर ये ए है, ठीक है, दिस विल ऑल्सो ए, ठीक है। सपोज दिस इज़ आर, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो आर, ठीक है। तो इन टोटल वी विल गेट ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर विल गिव 2r, एंड हेंस आर विल बी a by 2. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन विच वी हैव टू लर्न इट, और फर्दर हमें कैलकुलेशन करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके बाद एक बेस्ट फार्मूला है हमारे पास कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जैसा भी मैंने बताया था, ठीक है, कि सिंपल क्यूबिक में हमारा जो था कि एक यूनिट सेल में हर एक एटम 1/8 पार्ट शेयर कर रहा था, बट हाउ, लेट्स सी इट, ठीक है। सो इसका एक फार्मूला होता है बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ़ एटम्स, और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम ना ही सिंपल क्यूबिक बट FCC, BCC एंड मैनी मोर का निकाल सकते हैं। आगे एक स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास HCP, ठीक है, उसका भी निकालेंगे अभी, एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। सो इसमें सिंपल क्यूबिक में इसका बेस्ट फार्मूला है हमारे पास, जब भी n इफेक्टिव निकालना हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कम्प्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एटम्स एट द फेस ऑफ द यूनिट सेल, एंड नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर, ठीक है, ऑफ द यूनिट सेल। दिस इज़ द फॉर्मूला। जब जो कॉर्नर्स में होंगे वो डिवाइडेड बाय 8 होंगे। ये है जितने भी हमारे क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए हैं, ठीक है। मतलब कि कॉर्नर्स पे कितने कॉर्नर्स है वो डिपेंड करता है। सपोज़ अगर HCP की बात करेंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दैट विल कम लेटर ऑन। सो उसमें हमारे पास जो कॉर्नर में एटम होते हैं वो 6 होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 8 हियर वी विल यूज़ 6 ओवर देयर, ठीक है। तो एज यू नो, Ni is number of lattice points completely inside the cell. NF denotes the number of lattice points occupying face center, and NC is number of lattice points occupying corner positions of the cell, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट सेल अगर हम इसका देखें, ठीक है, इसका यूनिट सेल देखें, ठीक है, तो इसमें सभी जो एटम्स हैं वो हमारे कॉर्नर्स पे हैं। क्या इसमें कोई भी एटम, ठीक है, या लैटिस पॉइंट इनसाइड है? नहीं है। तो इनसाइड के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? इनसाइड के लिए हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी 0। फेस में कितने हैं? इज़ देयर एनी एटम और लैटिस पॉइंट ऑन द फेस? नो, इट डजेंट हैव। सो 0 × 1/2। एंड नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर में 8 एटम्स हैं, ठीक है, ठीक है। सो इट विल गिव 1, ठीक है। तो 1 जो इसका n इफेक्टिव आएगा, n इफेक्टिव विल बी 1। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर है कि सिंपल क्यूबिक का होगा n इफेक्टिव, दैट विल बी 1, ठीक है। अभी इसके बाद बात करें हम APF। व्हाट इज़ APF? APF इज़ नथिंग, दिस इज़ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। दिस इज़ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। इसको निकालने के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला है। वो क्या है? n इफेक्टिव जो भी हम उससे रिलेटेड अगर सिंपल क्यूबिक के लिए निकालेंगे तो उसका n इफेक्टिव लेंगे, BCC का निकालेंगे तो उसका n इफेक्टिव लेंगे, FCC का होगा तो उसका लेंगे।
फिर वॉल्यूम ऑफ, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, हर एक एटम का कितना वॉल्यूम है वो, और अपॉन में जो भी यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम है वो, वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट यूनिट सेल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अब देखते हैं क्या निकालते ही हैं। ठीक है, तो एन इफेक्टिव क्या आया था हमारे पास 1। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम कुछ ऐसा होता है हमारे पास, ऐसा क्या है ये शेप, स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और जब हम टोटल यूनिट सेल की बात करें, हमारा यूनिट सेल कैसा है, क्यूबिक, क्यूबिक का वॉल्यूम अभी थोड़ी देर जस्ट पहले ही डिस्कस किया था कि अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालने चलूँ तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो जाएगा a इंटू ए दैट विल बी a क्यूब, ये लो a क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब 1 इंटू 4/3 पाई। ठीक है, r क्यूब क्या निकलेगा, r हमने निकाला नहीं था a/2, देखो ये रहा r इज इक्वल टू a/2, तो वी विल पुट इट हियर a/2 होल क्यूब अपॉन में a क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई, और ये हमारे पास निकलेगा a क्यूब अपॉन में 8 अपॉन में a क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस a क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद π/6 विच इज़ इक्वल टू 0.52। और अगर हमें APF, अब ये हमारा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, लेकिन अगर मुझे परसेंटेज निकालो कि APF का क्या परसेंटेज रहा, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस टर्म विद 100, क्योंकि किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका निकल जाएगा 52%। तो इसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा 52%। इसकी जो टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो पैकिंग होती है वो क्या होती है, बहुत लूजली पैक्ड होता है। और हाँ, एक जो इसमें ओनली एग्जाम्पल जो एग्जिबिट करता है वो दैट इज़ पोलोनियम, जो कि वो भी रूम टेम्परेचर पे ही एग्जिबिट करता है, अदरवाइज़ इसका और कोई एग्जाम्पल भी नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं FCC, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की तरफ। तो अभी हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसको हम FCC से डिनोट करते हैं, FCC। ठीक है, अब इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो तो 8 तो होंगे ही कॉर्नर्स पर हर एक फेस पर भी एक एटम होगा। सपोज़ इस वाले फेस पे जो टॉप मोस्ट फेस है इस पर भी एक एटम होगा हमारे पास। ठीक है, साइड वाला इस पे भी, बॉटम इस पे, इस साइड में ये, इस सामने वाले फेस पे। ठीक है, और उसके जो बैक साइड फेस है उस पर भी एक एटम होगा फेस पर। ठीक है, तो इन टोटल हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 6 एटम्स इसके फेस पर है, 8 एटम्स इसके कॉर्नर्स पे है। अब हमें पता है कि जो FCC स्ट्रक्चर है कि 1 एटम लाइज एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब और इन एडिशन टू 1 एटम एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो एक फेस पर, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा जो लैटिस बन रहा है। ठीक है, ये हमारा एक लैटिस बन रहा है जिसके अंदर भी एक फेस पर उसके एक एटम आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रिमिटिव हुआ या नॉन प्रिमिटिव, दिस विल बी कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव क्योंकि इसके इनसाइड में एक एटम है। ठीक है, तो अब जब नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स की बात करेंगे तो इसमें होते हैं हमारे पास 12। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। और कितने, और जब जो हमारे कितने डिस्टेंस पे होगा, जो डिस्टेंस ऑफ दीज नियरेस्ट नेबर्स फ्रॉम द लैटिस रेफरेंस पॉइंट इज, वो होता है a/√2। ठीक है, तो इसमें 12 नियरेस्ट नेबर्स होंगे, नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, 12 नियरेस्ट नेबर्स एट इक्वल डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, जब हम सेकेंड नियरेस्ट नेबर्स की बात करेंगे, ठीक है, सेकेंड नियरेस्ट नेबर्स, सेकेंड नियरेस्ट नेबर्स विल बी 6। तो अब हम बात करें कि एटॉमिक रेडियस के बीच में इसका क्या रिलेशन होगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस, यदि मैं फाइंड करना चाहूँ कि व्हाट विल बी द एटॉमिक रेडियस फॉर FCC स्ट्रक्चर, तो अगर हम देखें
अगर हम देखें कि हमारे पास ये एटम्स हैं, ठीक है, 4 एटम्स ऊपर अगर टॉप मोस्ट पे है और एक एटम बिल्कुल फेस पे है, तो ये हम दिखाने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ऐसा बना देते हैं, पर एक्चुअली होता किस तरह से दिखाती हूँ मैं। एक ही एटम होगा, एक ही एटम होगा, ठीक है, इस एटम का भी साइज़ वही होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये चीज़ आप इसको टॉप मोस्ट पे ऐसे अगर रखो तो ये आपका ए होगा, ठीक है। इसको ऐसे अगर रख दें हम, ठीक है, इसको उठा के इस तरह से रख दें तो ये आपका ए होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये चीज़ यहाँ होगी तो ये भी ए होगा। तो अगर मुझे ये और ये पॉइंट, सपोज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ठीक है, मुझे जब ए बी, ये ए बी मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं ए बी निकालना चाहूँगी तो क्या होगा, ठीक है, तो दिस विल बी ए बी का स्क्वायर क्या निकलेगा, ए बी का स्क्वायर विल बी दिस ए स्क्वायर प्लस दिस ए स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर विल बी 2a स्क्वायर। ना अगर मैं ए बी की बात करूँ, व्हाट विल बी ए बी, अगर मैं इसको तीनों एटम्स को इस तरह से अरेंज कर रही हूँ, ठीक है, तो इस तरह से जब अरेंज करा जाएगा इनको, ठीक है, तो दिस विल आर 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 एंड आर, हाउ मेनी आर्स, 4 आर, ठीक है। सो ए बी विल बी इक्वल टू 4 आर। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 4 आर निकल गया है, ठीक है। तो अब मैं इस ए बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ए बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, या फिर सिर्फ ए बी अगर मैं निकालना चाहूँ तो √2a हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू मैं 4 आर यहाँ पर पुट करूँ, ए बी इज इक्वल टू 4 आर, दिस इज √2a, सो आर विल बी इक्वल टू √2a/4, ठीक है। तो अगर इसके बाद आप निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दैट इज एन इफेक्टिव। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने निकलेंगे, दैट इज एन इफेक्टिव। इसका हमारे पास सेम फॉर्मूला है, एन नंबर ऑफ एटम्स कम्प्लीटली इनसाइड, नंबर ऑफ एटम्स एट द फेस एंड नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर विल बी डिवाइडेड बाय 8. So how many atoms are at the corners, 8 atoms. How many atoms are at faces, 6 atoms. And how many atoms are inside, कोई सा भी नहीं है, तो इसलिए ये तो पार्ट 0 हो गया। फेस पर हमारे 6 एटम्स हैं, विल बी डिवाइडेड बाय 2 एंड नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर्स विल बी 8 इंटू 1/8, ठीक है। तो 1/8 विल गिव 1 एंड 6/2 विल गिव 3, सो 3 + 1 विल गिव 4। तो हमारे पास टोटल एन इफेक्टिव फॉर FCC स्ट्रक्चर इज 4। तो इसके बाद चलो निकालते हैं APF, दैट इज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पर अगर हमने फिर से फॉर्मूला लिख लिया है, APF का एन इफेक्टिव कितना आया था, 4, वॉल्यूम ऑफ एटम वो लिख लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, सो लेट्स राइट इट। तो एन इफेक्टिव कितना था, वी गॉट 4, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई r³ अपॉन में a³, ठीक है। तो 4 × 4/3 × पाई, व्हाट वाज r हियर, हमने r क्या निकाला था, r वाज रिमेंबर √2a/4, सी r वाज √2a/4, ठीक है। तो वी विल पुट इट हियर √2a/4 whole cube divided by a³, it will give me π/3 2√2/4, ठीक है। So this will give √2/6 of pi, which is going to give me 0.74. This was APF, atomic packing fraction है कितना, but when we will find it in fraction, तो we will multiply this term by 100, ठीक है। So 0.74 will be multiplied by 100 to get 74% of atomic packing fraction. इसके एग्जाम्पल्स कॉपर, आर्गन और लेड वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इतना बहुत है हमारे लिए FCC में। अभी बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, सी। तो ये है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें भी हमारे पास 8 एटम्स तो कॉर्नर्स पर होंगे, पर साथ में ये बॉडी सेंटर्ड है, इसमें बॉडी के अंदर, ठीक है, उसमें भी बिल्कुल सेंटर में एक एटम होगा। सपोज दिस इज़ द फर्स्ट कॉर्नर, और ये बिल्कुल अंदर वाला कॉर्नर है, और ये बिल्कुल बाहर वाला कॉर्नर है। इनके बीच में जो एटम है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी सेंटर्ड में एक एटम है, ठीक है।
तो चलो नेमिंग कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। A B C D, ठीक है, E, दिस इज़ टू एनफ, इसको मिला लिया। अभी अगर हम बात करें, ठीक है, कि क्या अगर मुझे निकालना है, ठीक है, अब हमें इसमें ज़रूरत क्या पड़ने वाली कि मेरा ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका जूम साइज़ बनाऊँ, जूम फिगर बनाएं, ठीक है, इसमें भी 3 एटम्स कुछ इसी तरह से हैं, तो इनकी जो आर निकलने वाली है दैट इज़ दिस आर दिस आर दिस आर एंड दिस आर, ठीक है, इसमें ये आर और ये आर, ठीक है, इन टोटल हमारे पास 4 आर्स रहेंगे, ठीक है, तो दिस विल गिव 4 आर, ठीक है, इसका पूरा आर यानी कि ए ई इज़ गोइंग टू गिव मी 4 आर। लेकिन ए ई को निकालने से पहले, इसको निकालने से पहले, ठीक है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले मुझे क्या चाहिए होगा, ये और ये चाहिए होगा इसके, लेकिन ये तो है हमारे पास विच इज़ इक्वल टू ए, क्या मेरे पास ये है, नहीं, तो इसके लिए जो ए सी निकलेगा, ए सी किस तरह से निकलेगा, ए सी स्क्वायर विल बी बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। व्हाट इज़ बी सी हेयर, बी सी इज़ ए स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर, सो फुल ऑफ ए सी स्क्वायर विल गिव मी 2a स्क्वायर, ठीक है, इट विल गिव मी 2a स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर। सिंपली इफ आई टॉक ऑफ ए सी देन ए सी विल बी √2a, दिस इज गोइंग टू गिव मी √2a, ठीक है। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए सी ई, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये निकलेगा मेरे पास ए सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर विल गिव ए ई का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए सी, व्हाट इज़ ए सी हियर, ए सी इज़ √2a होल स्क्वायर, दिस थिंग। व्हाट इज़ ई सी इज़ ए स्क्वायर जस्ट, ठीक है। तो अभी क्या √2a स्क्वायर विल गिव मी 2 इंटू ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू गिव मी 3a स्क्वायर। व्हाट इज़ 3a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। नाउ ए सी sorry ए ई है, दिस इज ए ई, दिस विल गिव मी ए ई स्क्वायर एंड व्हाट इज ए ई इज 4r, ठीक है। तो इफ़ आई डू दिस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, then we will have this 4r square will give me 4r is equal to √3a, ठीक है, √3a, जहाँ से r will be equal to √3a/4, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो BCC स्ट्रक्चर होता है देयर इज़ अ वन लैटिस पॉइंट, ठीक है, देयर इज़ अ वन लैटिस पॉइंट, ये वन एटम एट ईच कॉर्नर्स विच शेयर्स 1/8 पार्ट ऑफ द एटम, एक एटम का 1/8 पार्ट शेयर करता है किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का। एंड वन लैटिस पॉइंट, एक ऐसा एटम या लैटिस पॉइंट होगा जो कि एग्जिस्ट करेगा बॉडी के सेंटर में, ठीक है, और ये भी एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल स्ट्रक्चर है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का, ठीक है। सो जो कॉर्नर एटम्स होते हैं वो टच नहीं करते एक दूसरे को, बट ईच कॉर्नर एटम टचेस द बॉडी सेंटर। हर एक जो एटम होता है लाइक 1 2 3 4 इस तरह से होगा, जैसे 1 2 3 4 ये एटम्स है, कुछ 4 का ग्रुप है, फिर एक ऐसा ही ग्रुप और है मेरे पास जो कि नीचे है, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, और बीच में एक एटम होगा, ठीक है, जो कि उन दोनों को कंबाइन कर रहा होगा, जोड़ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कुछ स्ट्रक्चर होगा, और इसका मतलब वो तो नहीं टच कर रहे हैं एक दूसरे को, पर उस बीच वाले एटम को, सेंटर एटम को, हर एक एटम नियरेस्ट नेबर्स होंगे वो 8 होंगे, और जो सेकंड नियरेस्ट नेबर्स होंगे वो 6 होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं एन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। तो Ni जो फॉर्मूला सेम था, तो यहाँ पर था एक एटम कम्प्लीटली इनसाइड 1, फेस पर कोई था, नो वन, कोई भी एटम फेस पर नहीं था, ठीक है। तो इसलिए फेस पे जो भी एटम्स थे वो 0 थे, कॉर्नर्स पे येस देयर वर 8 एटम्स, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 1, दिस इज गोइंग टू गिव मी 1, ठीक है, 1 + 1 इज गोइंग टू गिव मी 2, ठीक है। तो एन इफेक्टिव इज 2। APF निकालते हैं जब, तो एन इफेक्टिव इन 2 में वॉल्यूम ऑफ द एटम एंड वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट यूनिट सेल,
तो कंप्लीट यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया a क्यूब, ठीक है। इफ़ n इफेक्टिव इज़ 2 और जब r की वैल्यू पुट कर देंगे √3a/4 होल क्यूब, देन वी विल बी गेटिंग दिस 2π/3 एंड 3√3/4 स्क्वायर, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू गिव मी √3π/8 विच इज़ इक्वल टू 0.68। और जब हमें APF फैक्टर परसेंटेज निकालना है, दिस विल बी 68%, ठीक है। इसका जो टाइप ऑफ पैकिंग होता है ये बॉडी सेंटर्ड पैकिंग होता है, लूजली पैक्ड होता है। लेकिन जो इसके एग्जाम्पल हैं सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम एट्सेट्रा, ठीक है। अभी जो HCP स्ट्रक्चर के बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं।